दोस्तों अनअकैडमी पर 2 जून से एसएससी के सारे एग्जाम्स लाइक सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो, सीपीओ सबके लिए नए बैचेस लॉन्च हो रहे हैं और ये सारे एजुकेटर्स हैं जो यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे और ये सारे वो टॉप एजुकेटर्स हैं। इनमें से ये ये इनका नाम आपने सुन रखा होगा कि इनका लेवल क्या है, आपको पता होगा। और बाकी भी जो हैं उनके भी अगर आप वीडियोस देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि इनका लेवल क्या है। और ये सीजीएल और सीएचएसएल 2021 के लिए है खास तौर से। और ये है अनअकैडमी का कॉम्बैट, जिसमें आप फ्री असेसमेंट कर सकते हैं अपना कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। हज़ारों बच्चों के बीच 15,000 से ज़्यादा बच्चे इस एग्जाम को देते हैं, इस टेस्ट को देते हैं और अपना परफॉर्मेंस जज करते हैं। तो इसमें एनरोल करने के लिए आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं WWESHL और बिल्कुल फ्री में आप इन टेस्ट को दे सकते हैं। और फाइनली अगर आप कोई कोर्स परचेज करते हैं अनअकैडमी पर या फिर प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो भी आप मेरा कोड यूज़ करके मैक्सिमम डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं। दोस्तों आज हमारे साथ है वो शख्स जिन्होंने कहीं ना कहीं मुझे मेरे ड्रीम पोस्ट के साथ इंट्रोड्यूस करवाया था। जिस पोस्ट की मैं बात कर रहा हूँ वो है ASO इन MEA। तो इनका नाम है गुंजन कुमार, मैं इनको गुंजन भैया कहता हूँ और ये अभी कार्यरत हैं एज एन ASO इन MEA। इनकी जो पोस्टिंग है वो फॉरेन में है और आज गुंजन भैया शेयर करेंगे अपने एक्सपीरियंसेस, वर्क प्रोफाइल पहले क्या थी, अब क्या थी, प्रिपरेशन के वक्त में इनका क्या एटीट्यूड था। काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे और वैसी चीज़ें क्योंकि ये 8-9 साल से कार्यरत है तो बहुत सारी चीज़ें इनको पता होंगी, उनको नहीं पता होंगी जिन्होंने अभी भी ज्वाइन किया है। तो काफ़ी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। बिना देर किए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन को। तो गुंजन भैया पहले तो अपने बारे में बताइए कि आपने किस साल SSC CGL क्रैक किया था, क्या आपकी पोस्ट रैंक थी और थोड़ा सा इंट्रो अगर कुछ बता सकें। हाँ, मैंने SSC CGL 2012 में एग्ज़ाम मैंने दिया था और फाइनली 2013 में मैंने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ज्वाइन किया। रैंक क्या थी आपकी? मेरी रैंक आई थिंक आई कैन नॉट रिमेंबर एग्जैक्टली बट इट वाज अराउंड 68 और 69, दैट मीन इट वाज बिलो 70। ओके। अच्छा भैया बता सकते हैं कि फॉर्म भरने से लेकर आपकी ज्वाइनिंग तक के बीच में कितना ड्यूरेशन था, कितना टाइम आपको लगा था? जहाँ तक मैं याद कर पाऊँगा मुझे लगता है कि यह 18 महीने से लेकर के 20 महीने के बीच था। ये मैं बात कर रहा हूँ 2011 में अराउंड अक्टूबर-नवंबर में हम लोगों ने फॉर्म ऑनलाइन फिलअप किया था और फिर 2012 में फुल ईयर PT और मेंस हो गए थे और मेरा इंटरव्यू 2013 के मार्च में हुआ था और फाइनली अराउंड अगस्त मैंने ज्वाइन किया था। सो इट वाज ऑलमोस्ट 20 मंथ्स और 21 मंथ्स। तो गुंजन भैया सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि सबसे पहला क्वेश्चन मेरे मन में भी होगा और एस्पिरेंट जो देख रहे हैं उनके मन में भी यही है कि आखिर ASO इन MEA जो बनता है उसकी लाइफ कैसी होती है ज्वाइनिंग के जस्ट बाद और अभी जो 8-9 साल आपने जॉब कर लिया है अभी कैसी है, और क्या हम लोग जो सोचते हैं, जो एक्सपेक्टेशन रहता है कि ये सब होता है ASO इन MEA में, क्या एक्चुअल में वो होता है? मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा विदेश मंत्रालय अपने आप में बहुत ही अच्छी जगह है। दूसरी चीज़ मैं आपको ASO के वर्क प्रोफाइल के बारे में बताना चाहूँगा। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं हो कि मिनिस्ट्री वर्क कैसे करती है या मिनिस्ट्री में कितने आपके स्केल होते हैं ऑफिसर्स के। मैं टॉप टू बॉटम की बात पहले कर दूं। इससे क्या होगा कि आप समझ पाएंगे कि हम कहाँ हैं, हमारे ऊपर कौन है, हमारे नीचे कौन है। सो मैं MEA की बात करता हूँ, आप लोग दूसरे मिनिस्ट्री में भी सेम ये कैटेगराइजेशन होता है। सबसे ऊपर सबसे ऊपर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर होते हैं जो कैबिनेट रैंक के होते हैं। उनसे नीचे स्टेट लेवल के अगेन मिनिस्टर होते हैं जिनको कि राज्य प्रभार भी दे दिया जाता है। उनसे नीचे फॉरेन सेक्रेटरी होते हैं, फिर सेक्रेटरीज होते हैं, सेक्रेटरीज से नीचे एडिशनल सेक्रेटरीज, उनसे नीचे जॉइंट सेक्रेटरीज से नीचे डायरेक्टर्स से नीचे डेप्यूटी सेक्रेटरीज से नीचे अंडर सेक्रेटरी एंड देन कम्स सेक्शन ऑफिसर्स हियर एज एन ASO। देन ASO comes below ASO there are UDC which now renamed as SSA Senior Secretariat Assistant एंड UDC से नीचे जिनको पहले LDC बोला जाता था ना उनकी रीनेमिंग हो गई है JSA जूनियर सेक्रेटारिएट असिस्टेंट। इसके अलावा बहुत सारे पोस्ट हैं जिनको कि गवर्नमेंट ने संविदा पे भर रखे हैं, एडहॉक बेसिस पे भर रखे हैं। वो आपके साथ ही काम करेंगे, आपके हेडक्वार्टर में होंगे, आपके नीचे काम करते रहेंगे। ये तो कैटेगराइजेशन हो गया समझने के लिए कि आपको पता होगा कि मैं कौन हूँ, हमारे ऊपर कौन है, हमारे नीचे कौन है। बात करते हैं काम के लिए। असिस्टेंट बेसिकली इनकी जो जॉब होती हैं वो एज पर एक्सटेंट रूल्स इनकी ड्यूटीज़ होती है नोटिंग करना, ड्राफ्टिंग करना,
अगर जो कोई यूनिक आइडियाज़ हैं, आप अपने यूनिक आइडियाज़ अपने सीनियर्स के साथ शेयर कर सकते हैं थ्रू योर नोटिंग। और अगर जो कोई आपके पास प्रॉब्लम लाया जाता है, लाइक आप विजिलेंस सेक्शन में हैं, तो देयर वेर एन टाइप्स ऑफ केसेज, तो आपको जो एक्सटेंट रूल्स हैं, सर्विस रूल्स और दूसरे रूल्स, रिक्रूटमेंट रूल्स, कंडक्ट रूल्स, उनके तहत आपको केस टू केस उनको प्रोसेस करना होता है। नोटिंग होती है। नोटिंग के बाद जो प्रोसेस है उसको ड्राफ्टिंग बोलते हैं, जिसमें कि आप अपने सीनियर्स, कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज से मिले हुए ऑर्डर्स को लेटर, डीओ, प्रेस रिलीज़ और अदर फॉर्मेट जो हैं उसके थ्रू आप ड्राफ्ट करते हैं। ड्राफ्ट के भी अप्रूवल लिए जाते हैं, क्योंकि एएसओ अपने लेवल पे कोई भी चीज़ भेज नहीं सकता है। और ये ऑल टुगेदर आपके ऑफिशियल लाइफ की चर्चा थी। ओके। अच्छा गुजर भैया, ये बताइए कि जैसे कि एएसओ इन एमईए है, वैसे ही एएसओ इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी होता है, एएसओ इन सीएसएस तो है ही, ठीक है, तो कई हर जगह मिनिस्ट्री में एएसओ होता है। तो एएसओ इन डिफरेंट मिनिस्ट्रीज और एएसओ इन एमईए आखिर इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों हो जाता है? एएसओ इन रेलवेज भी होता है, लेकिन आजकल क्या हो गया कि अभी एसएससी सीजीएल 2018 का रिजल्ट आया था, उसमें एएसओ इन एमईए की कट ऑफ गई थी 632 आउट ऑफ 700। उसके नीचे था आईटीआई जिसका गया था 606, मतलब 26 नंबर का डिफरेंस है। तो मतलब इतना ज़्यादा पॉपुलैरिटी है इस पोस्ट को लेके, तो आखिर क्या रीज़न है जो इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी है? क्या ऐसा चीज़ है जो इस पोस्ट को इतना बेहतर बना देता है, यूनिक बनाता है? मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा पहले तो मैं इस चीज़ को क्लियर कर दूँ, एएसओ, एमईए, और जब आप एमईए ज्वाइन करते हैं किसी भी ऑफिशियल स्केल में, ऑफिशियल कैपेसिटी में, तो आप दिल्ली में भी अपने जॉब को ज्वाइन करने के बाद फुल टाइम और अप टू 60 ईयर्स टिल योर रिटायरमेंट आप दिल्ली में भी जॉब कर सकते हैं, और आप फॉरेन पोस्टिंग के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। सो ये जो फॉरेन पोस्टिंग का मैटर है, यही मैटर एएसओ इन एमईए को दूसरे अलग बना देता है, दूसरे एएसओज और इक्विवेलेंट ग्रेड, जिसको इंस्पेक्टर्स ग्रेड आप कहते हैं, उससे इसको अलग बना देता है। फॉरेन पोस्टिंग के दौरान आपके पास बहुत तरीके के अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं। आप किसी ख़ास कंट्री में जाते हैं, आप वहाँ घूम सकते हैं टूरिज़्म पर्पस के अलावा। चूँकि आप वहाँ 3 साल के लिए पोस्टेड होंगे, 3.5 साल के लिए पोस्टेड होंगे, तो आपके पास टाइम होगा, तो आप वहाँ एक्सप्लोर कर सकते हैं उनके लैंग्वेज को, उनके कल्चर को, उनके टूरिस्ट स्पॉट्स को ईज़िली। सेकंड, फॉरेन पोस्टिंग में आपको आपकी बेसिक सैलरी के अलावा एक अलावेंस मिलता है, जिसको कि फॉरेन अलावेंस कहा जाता है। एंड फॉरेन अलावेंस आपको इसलिए दिया जाता है कि आप फॉरेन में कॉस्ट ऑफ लिविंग और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेट कर पाएँ। कुछ लोग इसको ऐसे समझते हैं कि ये दिस इज़ समथिंग लाइक प्राइज फॉर गेटिंग फॉरेन पोस्टिंग। इट इज़ नॉट लाइक दैट। गवर्नमेंट डिसअप्रूव दिस। सी सेम ग्रेड में पैरिटी होती है। सो इंस्पेक्टर्स ग्रेड में आपके सैलरी की पैरिटी होगी। हाँ, पर्क्स ऊपर नीचे हो सकते हैं। किसी में आप ज़्यादा ट्रैवल अलावेंस क्लेम कर सकते हैं क्योंकि आपकी फील्ड ड्यूटी है, एएसओज में आप वो नहीं करेंगे। ऐसे पर्क्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर जो हम लोग सैलरी जो मेन कंपोनेंट है उसकी बात करें तो वो बराबर होंगे। तो गुजर भैया थोड़ा पीछे जाते हैं, जैसे कि ज्वाइनिंग हो गई, आपको आपकी फेवरेट पोस्ट मिल गई, उसके थोड़ा पहले जाते हैं। ये तो सबका कॉमन होता है, जिनको एसओ एमईए मिली होगी, लाइफ में उनका मॉडल सबका सेम होगा, लेकिन उसके पहले का जो टाइम होता है, प्रिपरेशन का वक्त होता है, तो उसका एक्सपीरियंस सबका अलग होता है। तो थोड़ा उसके बारे में कुछ बताइए कि प्रिपरेशन के वक्त में कितना वक्त लगा आपको प्रिपरेशन के लिए, कितने देर आप पढ़ते थे, कितना घंटा आप पढ़ते थे, रूटीन आपका क्या था, इसका एक ओवरऑल आइडिया। मैं उसी पे आ रहा था। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि विदेश मंत्रालय ज्वाइन करने से पहले मैं भारतीय रेल में कार्यरत था एज एन टीटी। आप टीटी थे इंडियन रेलवे में? मैं इंडियन रेलवे में टीटी था।
जहाँ तक मुझे याद है उस टाइम जो क्वालिफिकेशन थी टीटी की वो 12th पास ही No, थी। no, no, not 12. It was matriculation only. Okay. And in fact, till now also for traveling ticket examiner, qualification is only matriculation. It was not 12th. So I was TT, and मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूँगा अपने मतलब कि दोस्तों इन्होंने 12th किया था, उसके बाद ही इनकी ऑलमोस्ट जॉब लग चुकी थी और उसके बाद ड्यूटी करते हुए इन्होंने प्रिपरेशन किया था इसके लिए। हाँ, मैं 12th 2005 में पास किया था और मेरी जॉब 2007 में लगी थी। सो दैट वाज आल्सो माय फर्स्ट अटेम्प्ट। फिर अनफॉर्चुनेटली आई वाज नॉट एबल टू कंप्लीट माय ग्रेजुएशन because for graduation it generally takes 3 years, and from 2005 to 2007 it was only 2 years. So I got admission in Kanpur University from 2008 to 2011. Finally I completed in 2011 my graduation, and in as I discussed earlier in my previous in my previous answer, that in 2012 that was also my first attempt, I cleared this exam. Now I am coming to the point, how many hours and how many years are sufficient for a medium student. I was not very intelligent. Let me clear it. For a medium student to clear this exam, SSC CGL, see, 8 hours continuous study in a day and 1.5 years it takes to crack SSC CGL national speaker. I am telling because I had done that. So अगर जो आप 8 घंटे रोज़ पढ़ते हैं उसमें कोई वीक ऑफ नहीं होगा, आपको सैटरडे संडे नहीं लेना है, और 1 से 1.5 साल काफ़ी है। तो गुंजन भैया क्या होता है कि प्रिपरेशन तो बहुत सारे लोग करते हैं, तकरीबन सीजीएल के लिए भी तकरीबन 30 लाख फॉर्म लोग भरते हैं, ठीक है, और 300 लाख जो बच्चे होते हैं सबका स्टैंडर्ड लेवल अलग होता है। प्रिपरेशन सब आजकल तो रिसोर्सेज इतने ज़्यादा हैं कि सबको पता है कि कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, आइडियाज आजकल मिल जाता है। तो ये सब होने के बावजूद क्या होता है, लेवल का डिफरेंस होने की वजह से, और या फिर कह लीजिए कि जो इंटेलिजेंस लेवल होता है वो उसका डिफरेंस होने की वजह से उसमें एक डिस्पैरिटी वहाँ पे आ जाती है, जिसके वजह से कुछ लोग ऐसा होता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक कर लेते हैं उसी रूटीन के साथ उतने ही वक्त में, और कुछ लोगों को मल्टीपल अटेम्प्ट लग जाते हैं, 2 साल 3 साल 4 अटेम्प्ट भी देते हैं लोग। तो आखिर ऐसी क्या चीज़ थी जिसके वजह से आपने पहले अटेम्प्ट में इस एग्जाम को क्रैक किया, और इस चीज़ पे आपका टेक क्या है? क्या ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, या फिर ये हमारा एक परसेप्शन है कि आईक्यू लेवल होता है, या फिर सबका लेवल अलग होता है, ऐसा ये सब रियलिटी है, या फिर सिर्फ बस फैक्ट मतलब हाइपोथेटिकल बात है? मैं यहाँ पे एक साइंटिफिक मैटर आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। ऑल ह्यूमंस कैरी द सेम अमाउंट ऑफ वाइट मैटर। हम लोगों की दिमाग की बनावट, हम लोगों के दिमाग के सोचने के तरीके सेम होते हैं। सो ये सोचना कि किसी ने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लिया तो वो बहुत अच्छा है, और किसी ने 4th अटेम्प्ट तक के बाद निकाला तो वो बहुत ख़राब है, ये सोच मैं नहीं मानता। सफलता के सही मायने में बहुत सारे फादर्स होते हैं, सक्सेस हैव मेनी फादर्स, बट फेलियर हैज़ नन। सो आप असफल हैं, आज के लिए आप असफल हैं, आप आज से शुरू कर सकते हैं, आप कल सफल ज़रूर होंगे, पहली बात। दूसरी बात, मैं आता हूँ इस क्वेश्चन पे जो हमारे भाई ने पूछा था कि कुछ लोग क्यों फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लेते हैं, कुछ लोग क्यों लगातार अटेम्प्ट के बाद भी उतना ही वक्त पढ़ते हैं, इससे वहाँ से ज़्यादा पढ़ते होंगे। इसको इसको मैं डिस्क्राइब करूँगा फोकस्ड स्टडी। वी डोंट हैव कैपेबिलिटी टू मेमोराइज होल बुक। Do not go for multiple books. No, never. Focus. What CGL wants from you, what CGL wants to ask. So for PT, they will ask mathematics, 50 numbers. They will ask English, 50 numbers. So every question, each question is carrying 1. In mathematics portion, if you can score 48, and in English if you can score only 40, so the average is 44%, 44 in each subject you are scoring. I will try to say that please concentrate, please focus only on those portions
which SSC CGL wants to know from you, wants to ask. In fact, I will tell you, before entering in this zone, please go through the previous question set of last 10 years. Mark each section. In fact, in arithmetic section also mark. It is time and distance question. Every time it is asking 2 or 3 question. Now it is algebra. In algebra they are asking 5 questions and 5 questions. 2 is very tough, 3 is of medium level. I can go through first 3. So these sections I have to cover. So those sections which you have ticked in your book, first go through that. The last thing which every successful aspirant will tell you, do not study anything new in the last 15 days. No, last 15 days always reserved for revision. If some part of your syllabus you have not covered, no problem. No one can score 100%. In fact, most successful student also score 90%, 92% if the question is not carrying any higher standard. Higher standard, the cutoff result 70-72% is enough. In fact, in 2012 in mathematics, the highest number was 142 only. So now the student getting 190 in mathematics is also complaining that no, my rank is in fact not below 500 also. How can I target for 100? Sorry, below 100. So focus, make this your habit. No one can memorize whole book, and multiple books is just you can say waste of time. Yeah, waste of time. Concentrate one book for one subject at a time, complete that book, and then when you will take another book on the same subject, you will find that almost 55% to 60% of that word meaning of the mathematics portion or GKGS portion has already covered. That will give you an amazing sense of satisfaction that, oh, it is already covered, so I had read it before. 60% of the book, 60% portion of the book I had already done. So the next time when you will go to second book, you will find exaggerated energy inside you, and you will complete that book within 15 days, 30 days. But a starting point is always take one book for one subject, and do not try to multiple books on it. Last 15 to 20 days concentrate for revision. Do not try any new book, any new portion, and that's it. This is the key of success. ओके तो गुंजन भैया, पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, क्योंकि गुंजन भैया फॉरेन पोस्टेड हैं, तो इनको इंग्लिश बोलने की कहीं ना कहीं आदत है, तो हिंदी बोलते बोलते बीच में इंग्लिश बोलना ये स्टार्ट कर देते हैं। इनकी आदत है इसलिए, तो इसको आप माइंड मत कीजिएगा। एनीवेज गुंजन भैया, आपको ये बताइए कि प्रिपरेशन के वक्त में जैसे होता है ना कि ऑनेस्टली मैक्सिमम लोगों को पढ़ाई पसंद नहीं होती है, ठीक है, एक हम लोग मजबूरी में पढ़ते हैं, खासतौर से एकेडमिक हो तो एक इंटरेस्ट होता है, जुनून होता है सीखने का, जानने का, एक्सेलेंस हासिल करने का। बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर बात करें तो उसमें एक जॉब लेनी है, और प्लस ग्रेजुएट होने के बाद आप 7th की 8th चीज़ें पढ़ें, 8th चीज़ें पढ़ें, तो बोर होना बहुत आम बात है। तो बहुत लोग काफ़ी बोर हो जाते हैं, तो बोर तो आप भी होते होंगे। मैं होता था, बिल्कुल। तो आप मुझे ये बताइए कि उस समय बोर तो आप होते होंगे, लेकिन कौन सा ऐसा चीज़ था जो कि आपको पढ़ने में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता था? किसमें आपको जब वो पढ़ने का आपका रूटीन आता था, टाइम आता था दिन का, तो सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ आप पढ़ते थे? आपका फेवरेट टॉपिक क्या था पढ़ने का? मुझे इंग्लिश पसंद था, नो डाउट। Okay. I will not hesitate to tell this that I was liking English very much in my those preparation time. The second subject which I was liking most was of course GKGS, and math comes third. This was my own standard rating, that means own degree of liking for any subject. For other student
this can be altered also, no problem. मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जैसे इनके क्वेश्चन का एक पार्ट था कि हम लोग बोर हो जाते हैं। बोरियत होती है, हमें भी होती थी, बहुत होती थी, इतनी होती थी कि मैं बाहर घूमने चला जाता था। एंड मैं आपको बताना चाहूँगा, इसीलिए तो मैंने 8 ही घंटे बोले थे। दिन में 24 घंटे होते हैं। आप अगर जो 9 घंटे 10 घंटे भी सोएंगे तो आपके पास 18 घंटे हैं, दैट मीन आपके पास 6 आवर्स हैं। मुझे बुक्स पढ़ने के बहुत शौक़ थे। मैं कोई भी नॉवेल पढ़ लेता था, कोई भी मीन्स कोई भी। मुझे बुक स्टॉल पे जो किताब मिल जाती थी, मैं आपसे बताना चाहूँगा, मैं एक बार श्रीमद् भागवत पुराण पढ़ गया था। ये बताता है कि अगर जो आपको मन नहीं लगे तो आप कुछ और काम कर लीजिए। आप हाँ, सोशल मीडिया से प्लीज़ दूर रहिए। नहीं, आप यूट्यूब पे मुझे सुन रहे हैं, ये भी सोशल मीडिया है, लेकिन प्लीज़ एटलीस्ट फॉर द लास्ट 6 मंथ्स सोशल मीडिया डीएक्टिवेट कर दीजिए। सोशल मीडिया में निगेटिविटी होगी, वो आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे। आप टाइम कंज्यूमिंग होता है, एडिक्टिव होती है ये चीज़ें। सो सोशल मीडिया से लास्ट 6 मंथ्स तो आई विल बेग यू दैट प्लीज़ स्विच ऑफ ऑल सोशल मीडिया एप्स, डिलीट इट फ्रॉम योर फोन। अच्छा, इंग्लिश आपने कहा कि इंग्लिश आपको पढ़ना सबसे पसंद था। इंग्लिश में पर्टिकुलर क्या पसंद था? वो कैब्स याद करना या ग्रामर या फिर रीडिंग सेक्शन या फिर सारे? नहीं, बिहार से बिलोंग करने के नाते ग्रामर मेरे बचपन से ठीक ठाक थे। ये एक कहावत होती है कि बिहार के बच्चों में ना मैथ और रीजनिंग उनके ब्लड में मिला रहता है। सो मैथ और रीजनिंग के बारे में तो सोचना भी नहीं पड़ता है इन लोगों को। ग्रामर मोर और लेस ठीक रहता है, क्योंकि हम लोग ग्रामर पे ध्यान देते हैं। बिहारी बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं ग्रामर को लेकर के। मैं आपको देखिए, मैं किसी बुक का एडवर्टाइज़ नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने विशाल को भी बताया था। एक बुक आती है वर्ड पावर मेडी जी, दैट वाज लाइक बाइबल फॉर ऑल एस्पिरेंट्स। मैं थोड़ा सा कट करना चाहूँगा दोस्तों, ये जो इंटरव्यू आप सुन रहे हैं बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं है, ठीक है। और इसमें जिस बुक का चर्चा इन्होंने किया है, 2 दिन पहले मैंने उस बुक का रिव्यू किया था, और अभी मैं जहाँ पे फ़ोन मैंने रखा हुआ है, मैंने उसी बुक पे रखा हुआ है, ठीक है। तो ये भैया भी इसके बारे में बोल रहे हैं। सो आप उस बुक को शुरुआत कर सकते हैं। और मैंने जैसा बताया कि एक टाइम में किसी भी एक सब्जेक्ट का एक ही बुक हम पढ़ेंगे, इसको आदत बनाएं। हमारे पास ज़्यादा बुक होने से कोई पढ़ाकू नहीं हो जाता है। दूसरी चीज़ ये वर्ड पावर के लिए मैंने बताया। ग्रामर के लिए आर.के. सिन्हा का बहुत अच्छे बुक आते हैं, और एक और राइटर थे, हाउ टू हाउ टू राइट करेक्ट इंग्लिश ग्रामर। मैंने वही पढ़ा था। हिंदी में है, हमारे हिंदी बेल्ट के उनके राइटर हैं, हाउ टू राइट करेक्ट इंग्लिश ग्रामर। सर्च कर लीजिए, पहले भारतीय भवन से आता था वो किताब, अभी भी भारतीय भवन से ही आता होगा। ग्रामर के लिए उससे अच्छी बुक नहीं होगी, मार्केट में तो नहीं होगी। रेन एंड मार्टिन एंड ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ग्रामर, देयर आर एन टाइप्स ऑफ बुक्स। लेकिन अब आप जब इसे पढ़ लेंगे तो जब आप दूसरे बुक को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ऑलरेडी 60% पोर्शन कवर है, 65% पोर्शन कवर है। और जैसा मैंने बताया 80-85% इज़ द की ऑफ सक्सेस। उससे ज़्यादा कोई नहीं स्कोर करता है। पागल बनाते हैं लोग बाग आपको, अगर जो कोई ऐसा कहते हैं तो। आप बहुत अच्छे कर गए। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा कमज़ोर है, 90% स्कोर जाता है, इजी है, बट उस साल क्वेश्चन के स्कोर लो होंगे। जिस साल क्वेश्चन के स्कोर स्टैंडर्ड होते हैं उस साल स्कोर 60, 70, 72, 75 पे ही हो जाते हैं। तो दोस्तों, गुंजन भैया ने थोड़ी देर पहले बताया था कि इनका जो प्री का स्कोर था 131 था, अराउंड 131 था, मतलब प्री में। तो आज अगर आप आज से कंपेयर करें तो अभी जो कट ऑफ जाती है वो 135, 140 के अराउंड जाती है। लास्ट जो लेटेस्ट गई है 147 गई है यूआर की कट ऑफ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, आपको समझना चाहिए कि इसका मतलब ये नहीं है कि कट ऑफ कितनी जा रही है उससे हम डरते रहें, या फिर हमें थोड़ा कम आया है या फिर उससे डरे। क्वेश्चन का लेवल क्या है, कट ऑफ उसके हिसाब से हमेशा जाती है। क्वेश्चन पेपर अगर टफ आएगा, लेवल कट ऑफ ऊपर चला जाएगा, ईजी आएगा नीचे जाएगा। आपको पता है, अगर आप अभी 2012, 13, 14 क्वेश्चन अगर आप खोल के देखें तो आपको पता चलेगा कि आज जो सीजीएल मेंस का जो लेवल है उससे कहीं ऊपर उस टाइम प्री का लेवल हुआ करता था। जाके उन क्वेश्चंस को देखिए। तो इसलिए कट ऑफ से कभी डरना नहीं है। अक्सर परेशान होता है ये लोग कि कितना कट ऑफ जाएगा, हमें तो 170 ही आ रहा है। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, जो हमारे सीनियर्स होते हैं मैं उनकी बुराई नहीं करता। सही मायने में
दे आर वेरी मच हेल्पफुल। वो बहुत सारे ऐसे पोर्शंस होंगे जो वो अपने एक्सपीरियंस के आधार पे आपको बता पाएंगे कि नहीं, इस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, इस पोर्शन से कम आता है। सो इट इज़ ऑलवेज हेल्पफुल टू टॉक टू योर सीनियर्स। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सीनियर्स इस मामले में थोड़ी निगेटिविटी फैलाते हैं कि वो अपनी असफलता के लिए खुद को नहीं जिम्मेवार मान करके वो सिस्टम को बताते हैं। सो समटाइम दे विल से दैट नो आई स्कोर्ड 85%, बट देन माई टर्न डिडंट कम। मेरी मानिए, मतलब कि सरकार पे ब्लेम डालते हैं कि वैकेंसी नहीं आ रहा है। मतलब विशाल जानता होगा। इसके अलावा भी मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए थे। मैंने FCI का एग्ज़ाम दिया था, IB का सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम। FCI में इनकी AIR 20 थी, ऑल इंडिया रैंक FCI। सो ऑलवेज सब जगह सिलेक्शन था मेरा। मैं आपको बताता हूँ अपने एक्सपीरियंस के आधार पे, अपने दोस्तों के एक्सपीरियंस के आधार पे जो कि मेरे साथ काम कर रहे हैं, जो SSC CGL के कोई ऐसे डिपार्टमेंट नहीं हैं अभी के अनुसार जिसमें मेरे दोस्त न हों। 70%, 75%, 80% मार्क्स इज़ ऑलवेज मॉडेस्ट मार्क। अगर जो क्वेश्चन टफ है तो क्वेश्चन हल्का है, इसी को आप 75, 80, 85 के कैटेगरी में डाल दें। 3 कैटेगरी इसलिए आप समझ गए होंगे क्योंकि अंडर 100, 100 to 1000, बिलो 1000। अच्छा गुंजन भैया, ये बताइए, जैसे कि आज सब कुछ अब ऑनलाइन एग्जाम होता है, सब कुछ काफ़ी पैटर्न चेंज हो चुका है क्वेश्चन पूछने का। तो 2016 से ऑनलाइन होना शुरू हुआ था। उसके पहले तो जब Tier 2 सब्जेक्टिव हुआ करता था, जहाँ तक मुझे याद है। नहीं, Tier 2 सब्जेक्टिव 2010 में फर्स्ट ईयर थे जब उन्होंने सारे टीयर को ऑब्जेक्टिव कर दिया था। बिफोर 2010 Tier 2 वाज ऑलवेज सब्जेक्टिव। 2010 में उन्होंने इसको ऑब्जेक्टिव किया और दैट मेड दिस ऑल स्टूडेंट्स फ्रॉम हिंदी बैकग्राउंड, देयर लाइफ मेड वेरी इजी ड्यू टू दैट चेंज। तो भैया जैसे उस टाइम क्या था, जैसे उस टाइम तो काफ़ी चीज़ें अलग थी। उस टाइम मटेरियल्स ढूंढना पड़ता था कि क्या पढ़ें, कुछ मिल जाए कहीं से, प्रॉब्लम थी। करेक्ट मटेरियल वो है कि नहीं, ये गाइड करने वाला कोई नहीं हुआ करता था, ढूंढना पड़ता था लोगों पे। उस टाइम फ़ोन नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, या कुछ भी नहीं था इस टाइप का। लेकिन आज के वक्त में क्या है ना कि इतना ज़्यादा रिसोर्सेज है कि वो एक प्रॉब्लम बन चुका है कि क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है, ये डिसाइड करना। तो जब से और ये चीज़ जब से इंटरनेट जो सेगमेंट है वो बूम किया है, तब से ये चीज़ें फैसिलिटीज़ वगैरह आ गई हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या आप खुद को लक्की समझते हैं या अनलक्की समझते हैं कि आप उस टाइम में आपने प्रिपरेशन किया, अगर आप अभी करते तो आप और बेटर करते हैं? मतलब आप लक्की समझते हैं अनलक्की, मतलब कॉन्ट्रास्ट क्या है दोनों के बीच? somehow I feel very much lucky and when it comes to finding resources online or offline, of course the new aspirants who are trying to crack SSC CGLs are very lucky. तो भैया वापस पोस्ट की तरफ हमारा सवाल घूम के आ रहा है। आपकी जो रैंक थी तो वो रैंक काफ़ी कमाल की थी। आप जो भी पोस्ट अगर कोई और चाहते तो आपको मिल सकता था, जो भी आप चाहते। और लाइक ITI इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आज के टाइम में बहुत लोग एस्पायर करते हैं फॉर सम ऑब्वियस रीजंस दैट कांट बी cannot be discussed ओपनली। बट तो आपके मन में ऐसा क्या था, और जो कि हालांकि मेरी भी थिंकिंग हो चुकी है, मुझे पता है, वो भैया बताएंगे कि आखिर आपने किस रीज़न से ASO चूज़ किया और बाकी पोस्ट को आपने इग्नोर किया? ASO मतलब कि क्या आपको क्या कोई सेटिस्फैक्शन, किस तरह का सेटिस्फैक्शन आपको इधर महसूस हुआ? I want to share my own experience. Actually, the similar question was asked during my interview. जो इंटरव्यूअर थे उन्होंने मुझसे पूछा था, आप तो अच्छे जगह पे जॉब कर रहे हैं, लोग आप TT बनना चाहते हैं, आप क्यों SSC ज्वाइन करना चाहते हैं? मैंने उनको यही चीज़ बताया था, सर आप ऑलवेज लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। ऑब्वियसली नो वन वांट्स टू गो बैकवर्ड। I was TT, I was in 2800 grade pay. I was trying to upgrade my life. Now I am coming to the point of why I opted MEA ASO. सबसे बड़ी बात है,
विदेश मंत्रालय का जॉब प्रोफाइल यूनिक है। जब आप लोगों को बताते हैं कि आप विदेश मंत्रालय में हैं, लोग बाग आपको ऑफ कोर्स दे विल ट्रीट यू डिफरेंटली। क्यों? क्योंकि समवेयर they know custom officers, excise officers, ITIs, because these are the officers which they know during their course of businesses, their course of public life. Like for all income tax return, it is obvious to know any income tax officers. But foreign someone is working in foreign ministry, that means external affairs ministry, probably they have never met. So this is one of the cause I opted for MEA ASO. This gives you an immense sense of pleasure that someone is taking you differently only hearing about your job profile, and that's not that is not easy, because if you are working in the capacity of the same grade also in other department, they know that how their job profile, how they good or bad, how their cadre is good and bad. But for the Videsh Mantralaya, they will think as if that oh, Videsh Mantralaya में है, बहुत अच्छा होगा. So मैं आपको एश्योर करता हूँ कि विदेश मंत्रालय अपने आप में एक ब्रांड है. Of course, ITI, customs, they are also brand. I am not saying that they are not brands, but somehow Ministry of External Affairs is carrying without any stain on their image. So this gives you very satisfactory and mental peace also. Second thing which I want to discuss, of course, not everything can be discussed here in open. Inner peace is something we should opt always. MEA is only one job profile which will give you. You have money, you need not to think about how to spend it, because the money earned from white source is much more than it's much more so sufficient. You don't need to look for any other source of income. Second thing, I have heard this income tax problem. There is only one perception about income tax inspector. I will call it income tax problem. Why? Because not everyone wants to give money which is earned with hard effort, but due to government rules everyone has to pay income tax. But in MEA, when you will be on your foreign posting assignment, you need not to pay any income tax here in India. Due to being a diplomat, you are immune, you are exempted to pay any type of tax in the country you are posted. So this is a win-win situation. You need not to pay income tax in your own country. You are immune, exempted from paying any tax in your country where you are posted. So apart from that, you are getting foreign allowance as well. Foreign allowance. A big chunk of foreign allowance. Big chunk. So this is like that. And knowing all this, I opted for MEA ASO. तो भैया अब ये बताइए, एक बहुत हाइप्ड क्वेश्चन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है, इसको लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन भी होता है कि ASO इन MEA हम लोग ज्वाइन करते हैं तो हमारी जो इनिशियल पोस्टिंग होती है वो दिल्ली में होती है अमूमन, और कुछ साल के बाद हम लोग सुनते हैं कि कोई लोग विदेश चला गया, अलग अलग कंट्रीज़ में चले गए. तो आखिर ये जो प्रोसेस है, जो फॉरेन डिप्यूटेशन का जो प्रोसेस है, वो क्या आपके कंसेंट पे होता है या फिर ऑब्लिगेशन है कि आपको जाना ही जाना है, और आपको जो भी फैसिलिटीज़ या पर्क्स या सैलरी यहाँ मिलती है आपको जब आप इंडिया में डिप्लॉयड होते हो, उससे कितना फ़र्क आता है वहाँ पे, और चीज़ें कैसे बदलती हैं? मतलब ये भारत में पोस्टिंग है आपकी और विदेश में पोस्टिंग है उसमें. जी, मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि जब आप ज्वाइन करेंगे तो ऑफ कोर्स आपको आपके हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में ज्वाइन करना होगा.
ऑलमोस्ट आफ्टर 2 years जो कि आपके प्रोबेशन क्लियर होंगे. क्लियरेंस ऑफ प्रोबेशन इज ए मस्ट थिंग. विदाउट क्लियरिंग योर प्रोबेशन you will not get foreign posting, nothing. So after clearing your probation, you are cleared for getting foreign posting. In an average, after service of 2.5 years or 3 years, you will get a chance to get foreign posting. First instance, that means after joining your first hand job at New Delhi. अब मैं बात करता हूँ कुछ आपको इंडिया में क्या मिलते हैं फैसिलिटीज़, और फिर जब आप आउट ऑफ कंट्री आपकी पोस्टिंग होती है तो आपको क्या फैसिलिटीज़ मिलता है. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, देयर इज़ नो वर्ड ऑफ डिस्पैरिटी इन गवर्नमेंट डिक्शनरी. आप यहाँ इंस्पेक्टर्स ग्रेड में हैं तो आप इंस्पेक्टर ग्रेड्स के ही बराबर सैलरी पाएंगे. पर्क्स की बातें नहीं, मैं कभी नहीं करता, चाहे वो हेल्थ आपको CGHS के तहत ही वो आपको जितने भी हेल्थ बेनिफिट्स आते हैं आपको CGHS के तहत ही उठाने होंगे. एजुकेशन अलाउंस जो गवर्नमेंट देती है पर ईयर 27,000 पर चाइल्ड, मैक्सिमम अप टू 2 चाइल्ड. गवर्नमेंट पॉलिसी है, आपको उतने ही मिलेंगे. गवर्नमेंट हाउसिंग कॉम्प्लेक्स MEA के स्टेट पूल से अलग हैं. सो दीज आर समथिंग विच आई वांट टू शेयर विथ यू. ये स्टेट पूल में नहीं होता है जो अदर CSS कैडर्स के होते हैं. इसमें आपको लंबी लाइन नहीं मिलेगी. आपको दिल्ली में इनके अपने हाउसिंग कॉम्प्लेक्स हैं, गोल मार्केट में हैं और फिर द्वारका में भी हैं. यहाँ पे आपको विदिन 6 months 4 months हाउसिंग मिल जाता है. एंड दैट टू बहुत ही डिसेंट इनकी हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेज हैं, नॉट लाइक अदर गवर्नमेंट हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेज. ये तो इंडिया की बात थी. मैं फ़ॉरेन पोस्टिंग शॉर्ट में बता दूं. फ़ॉरेन में आपको जैसा मैंने बताया था आपकी बेसिक सैलरी के अलावा फ़ॉरेन अलावेंस मिलेगा. बट जो सबसे अच्छी चीज़ होती है वहाँ पे आपके हेल्थ फैसिलिटीज़, वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल्स अवेलेबल इन दैट कंट्री. क्योंकि आप डिप्लोमेटिक इनक्लेव में होंगे, कैपिटल में होंगे, तो कैपिटल में जो सबसे अच्छे हॉस्पिटल्स होंगे जनरली वही पैनल पे लिया जाता है. तो आप वहाँ पे हेल्थ बेनिफिट्स लेते हैं. एंड चूँकि CGHS रूल्स वहाँ पे लागू नहीं होता है तो गवर्नमेंट विल कवर योर ऑल एक्सपेंस. CGHS सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम. या CGHS इज सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम. दैट इज़ एप्लीकेबल ओनली व्हेन यू आर पोस्टेड इन इंडिया. In India, that means if you are posted in headquarter New Delhi or you are posted in somewhere passport offices. However, passport office cadre is different from MEA cadre. But sometime you can opt for getting deputation in passport office also. Like if you want to come Patna, you can come in RPO Patna also. So like that. तो यहाँ पे आपको डिस्पैरिटी नहीं है. वहाँ पे आपको जो एक अच्छी हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं कि आपको द बेस्ट अवेलेबल हेल्थ ऑप्शंस आपको वहाँ पे दिया जाता है. इसके अलावा एजुकेशन के लिए जो कि आपके बच्चों के लिए है, हर एक कंट्री में जो बेस्ट अवेलेबल इंटरनेशनल स्कूल्स हैं उनको पैनल में लिया जाता है. और बेस्ट अवेलेबल इंटरनेशनल स्कूल्स मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यूनिफॉर्मिटी हो. बहुत सारे लोग मेरे गांव में ही ये बातें करते हैं या मुझसे पूछते हैं कि आप ऐसा बताओ भाई, आप तो अभी जापान में थे, फिर आप जापान से तो चाइना चले गए, तो फिर ये कैसे होगा? आपके बच्चे तो मान लीजिए कि बच्चे को तो एजुकेशन. मैं आपको बता दूं, सारे कंट्रीज़ के जो कैपिटल्स होते हैं वहाँ पे इंटरनेशनल स्कूल्स होते हैं जिसमें अमेरिकन सिस्टम और ब्रिटिश सिस्टम ऑलमोस्ट सारे जगह, विथ सम एक्सेप्शंस ऑल्सो, बट सब जगह सारे कंट्री के हेड में, इनफैक्ट इन इंडिया में भी हैं अमेरिकन स्कूल हैं और ब्रिटिश स्कूल हैं. वो ऐसे ही स्कूल्स को पैनल में लिया जाता है सो दैट यूनिफॉर्मिटी हो. अब मैं एक एग्जांपल दूंगा. आपके बच्चे अगर जो दिल्ली में CBSE में पढ़ रहे हैं तो क्या वो बिहार में आएंगे तो BSEB में तो नहीं जाएंगे. वो बिहार में भी कोई ना कोई CBSE स्कूल होगा ही होगा. सो अगर जो वो वहाँ से 7th पास करके आए हैं तो बिहार के CBSE में उनको 8th में ही नाम लिखाना होगा. उनको सेम क्लास रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होगी. या ऐसा नहीं प्रॉब्लम आएगा कि हम तो लेफ्ट आउट फील नहीं करेंगे कि हम CBSE को नहीं मान्यता देते हैं. तो ये चीज़ें हैं.
आपके एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट 100% एक्सपेंस आपको पेमेंट करती है, और डायरेक्टली वो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को पेमेंट करती है। और इस तरह का जो प्रॉब्लम होगा वो तो काफ़ी कॉमन होगा, तो गवर्नमेंट इसको ऑलरेडी एड्रेस कर चुकी है। ऑलरेडी दे हैव डन इट। बिल्कुल। सी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इज नॉट अ न्यू मिनिस्ट्री, स्टार्टिंग फ्रॉम आवर कंट्रीज इंडिपेंडेंस वी आर वर्किंग, in fact before that also. So they have worked out on all these small matters. Absolutely. I can assure you that in Ministry of External Affairs the life is very much better, no matter you are JSA, SSA, ASO, SO or anyone. It is literally different from whatever you are getting in India. The best part is that in MEA you will be supported by your seniors to give ideas. You will be supported by your seniors to work independently. Very, I can say that I have never met any officer who are coercive in nature, or they will say something which is not at par with the extant rules. So this is something which I was always vying for, and I am happy to say that now I am working in ASO. That's it. तो गुंजन भैया ये तो बहुत सारी अच्छी बातें हुई एसओ के बारे में, हालांकि ये भी एग्जैक्ट एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले मैं पूछ ही लेता हूँ कि आपकी अभी जहाँ भी आप पोस्टेड हैं, फॉरेन में पोस्टेड हैं, मैं कंट्री नहीं बताऊँगा, तो जहाँ भी पोस्टेड हैं वहाँ आपकी इन हैंड सैलरी कितनी है? अगर आप कंफर्टेबल हो बताने में तो आप बता सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप और रुपीज़ में बताइएगा, ऐसा नहीं कि डॉलर या पाउंड में या येन में, युआन में। इंडियन रुपीज़ में आपकी इन हैंड सैलरी 8 साल के बाद आपको समवेयर 210,000। ओके, 2,10,000। दोस्तों आप समझ रहे हैं, 2,10,000 मतलब कि कोई जॉब छोड़िए, सरकारी जॉब छोड़िए, कोई प्राइवेट जॉब छोड़िए, आप अगर एक सक्सेसफुल बिजनेस भी रन करते हैं फिर भी ये जो ऐसा अमाउंट जिसको आप एस्पायर करते हैं, ठीक है ना, तो वो ये पोस्ट लेना पॉसिबल है। और ये पूरा का पूरा वाइट मनी है, पूरा का पूरा वाइट मनी है। इस पैसे पे आपको कोई टैक्स नहीं देना है। आप समझ रहे हैं इसका मतलब? सही कह रहे हैं। तो एएसओ इन एमईए जो पोस्ट है ये ऐसे ही ड्रीम पोस्ट नहीं बनी है, इसके बहुत सारे फायदे हैं। ओके, तो अच्छा भैया, ये तो खैर बहुत अच्छी बातें हुई एएसओ इन एमईए के बारे में। अब ऐसा तो नहीं कि चांद में भी दाग होता है, तो कुछ तो कमी बिल्कुल है। तो मेरा जो अब कांटा है वो हमारे फैमिली की तरफ मुड़ रहा है। अभी मैं अपने घर में हूँ, अपने रिलेटिव्स के बीच में हूँ, घर में हूँ, लेकिन अगर मैं एएसओ इन में बन जाता हूँ और 2-3 साल के बाद मेरा प्रोविजन पीरियड क्लियर हो जाता है और मेरा कंसेंट है कि मैं जाऊँ फॉरेन, उसके बाद जो डिटैचमेंट होता है अपने कल्चर से, सोसाइटी से, उसको आप कैसे लेते हैं, या फिर किस तरीके से आपको इम्पैक्ट करती है? मैं फिर से वही बात बताऊंगा। विदेश मंत्रालय में काम करने के लिए जो सबसे बड़ा बलिदान आपको देना पड़ता है वो होती है आपकी सोशल लाइफ। अगर जो आप होम सिक्ड पर्सन हैं, प्लीज़ डू नॉट ऑप्ट फॉर दैट। नो, आई विल टेल यू, नो, एट द फर्स्ट इंस्टेंस, नो, प्लीज़ do not go for foreign posting. Otherwise what will happen, you will keep on working in whatever capacity in New Delhi only. So if you are a person who cannot leave your parents or other extended family members in India, you cannot live without them, please don't go foreign post, do not opt for that. But every dark cloud has some silver lining also. जब आप विदेश में रहते हैं तो आपके पास ऑप्शंस होते हैं नए कल्चर, नए लैंग्वेज, नए वे ऑफ लाइफ सीखने के। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो जॉब से पहले, आई डोंट वांट टू से बट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, जॉब से पहले वो इतने अपग्रेडेड नहीं थे। जैसे कि आप समझिए कोई बंदा 5 GB रैम का है, अब उसका प्रो वर्जन आ जाए तो आपको कैसा लगेगा? कोई मैक्स प्रो वर्जन आ जाए। सो ओनली एमईए कैन गिव यू दिस अपॉर्चुनिटी। जब आप दूसरे कंट्री में जाते हैं तो आप उनके लाइफ स्टाइल सीखते हैं। ऑफ कोर्स आप अपने लोगों को मिस करते हैं,
लेकिन क्या आप नहीं चाहेंगे कि आप लंदन में पोस्टिंग करें? आप समझिए, आप भारत में किस जॉब को करते हुए लंदन में जाकर के 3 इयर्स रह सकते हैं? आप नहीं चाहते हैं कि आप ओहियो, टोक्यो, ओसाका, इन सारे सिटीज़ को घूमें? आप नहीं चाहते हैं कि जापानी जो वे ऑफ लाइफ होती है उनको जानें? आप नहीं चाहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में हम एक फार्म देखें? सो ऑल दिस अपॉर्चुनिटीज MEA गिव्स यू। सो ऑल बोथ साइड, यू नो, अगर जो आप होम सिक हो, प्लीज़ नो, कंप्लीट बिग नो। अगर जो आपको लगता है कि नहीं, हम वर्ल्ड ट्रैवलर हैं और हम एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं और वेरी कंफर्टेबली हम वहाँ पे एडेप्ट कर जाएंगे वहाँ के लाइफ स्टाइल को, ज़रूर जाएं। लाइफ में ज़िंदगी क्या है, एक एक्सपीरियंस का रास्ता है। सो एक एक्सपीरियंस ये भी सही कि हम फ़ॉरेन घूम करके आए हैं, हम फ़ॉरेन के लैंग्वेज को जानते हैं, हम फ़ॉरेन के वे ऑफ लाइफ को जानते हैं। दैट्स इट। तो दोस्तों, अब हम आपके कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। अभी मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट शेयर किया था, उसके नीचे जितने भी कमेंट्स हैं तो उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आप यहाँ पे लेते हैं। और मैं चाहूँगा भैया कि जो क्वेश्चंस है उसका आप 1 वर्ड आंसर करें। ठीक है, क्योंकि मैं सारी चीज़ें कवर हो गई हैं, कवर हो चुकी हैं बेसिकली। तो सबसे अच्छा क्वेश्चन है, BST ने पूछा है, तो कह रहे हैं, इज ही हैप्पी और नॉट? Of course. Otherwise, if I was not happy or I am not happy, I must have tried to change my job. ओके, अगला सवाल है ओनली IAS का। आई वॉन्ट टू सी द सैलरी स्लिप ऑफ बिफोर एंड आफ्टर प्रमोशन, इज ही प्रमोटेड और नॉट येट? सैलरी स्लिप तो अभी नहीं होगा, सैलरी के बारे में तो आपने बता दिया, फिर एक बार फिर से बता दीजिए ऐसे। Our salary slip in Ministry of External Affairs is always available online. Not anyone from outside ministry can see that. So first thing was second thing, when you are posted in New Delhi, of course you will get salary of your grade, like we call it inspector's grade. If you are outside, almost in initial period you will get $2,700 or $2,700 plus minus or something. Okay. और क्वेश्चन है इसी में कि इज ही प्रमोटेड और नॉट येट? Of course, however, I am impaneled for promotion. Not formal order has come yet, but I am in the list, and somewhere down the line I will share with all of you that I got promotion. Okay. अगला क्वेश्चन है कि क्या यश वर्धन ने कहा है, इंग्लिश में, हालांकि मैं इसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ। तो इनका है कि क्या वो सेटिस्फाइड हैं इस जॉब को लेके, और अगर उन्हें मौका दिया जाता वापस 2012 में जाने का, तो क्या अभी वो कोई और पोस्ट चूज करते? मैंने इसका जवाब पहले दे दिया है कि हाँ, सेटिस्फेक्शन लेवल 100% है। दूसरी चीज़ें, जब आपके सेटिस्फेक्शन लेवल हाई होते हैं तो आई डोंट थिंक एनीवन विल ट्राई टू चेंज हिज पास्ट लाइफ और पास्ट माइंड। रही मेरी बात, तो जब मैंने ये ऑप्शन चूज किया था तो मैं उस समय भी 100% आप कह लें अपने माइंड मेकअप में किए हुए था कि मुझे इसी में जाना है, एंड विथ गॉड ग्रेस आई गॉट दैट पोस्ट। एक क्वेश्चन नहीं है, ये स्टेटमेंट लिखा है आकाश जडाउन ने। उन्होंने लिखा है कि उनसे बोलो कि कुछ टाइम के बाद आकाश जडाउन आ रहा है। Sure, you are very much welcome to my residence. You can contact with Mr. Vishal through all social media means, and I will try to meet you. Will try to answer all your questions also as well. Okay. अच्छा भैया, एक अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे सौरभ तिवारी का, कि जब इनका इतना अच्छा पोस्ट इनको मिला SSC के थ्रू, तो ऑब्वियसली टैलेंटेड हो गए, तो आपने UPSC के लिए ट्राई क्यों नहीं किया? ये एक अच्छा क्वेश्चन है। UPSC के ट्राई के लिए क्यों नहीं किया? 2005 से 2008 वो जो बीच के आप कह लें 2.5 साल वो मेरे बर्बाद हुए, क्योंकि कम एज में जॉब लगने के ये घाटा होता है। मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर पाया, मुझे जॉब के लिए जाना पड़ा। इंडियन रेलवे में मैंने ज्वाइनिंग किया। सो सबसे पहले तो वो 2.5 ईयर्स मेरे बर्बाद हुए। फिर 2013 में जब मैंने ज्वाइनिंग की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में, इनिशियली आई ट्राइड टू चेंज माई ट्रैक एंड स्टार्टेड टू प्रिपेयर फॉर UPSC, but due to some family obligations
some social obligations also. It never realized. Somewhere now I feel that I was able to do that if I had tried with some best effort. But then you cannot change your past. That's it. तो दोस्तों हमने सब कुछ कवर कर लिया ऑलमोस्ट। आपके कमेंट्स में जो अच्छे क्वेश्चंस थे सारे कवर हो गए हैं। तो जो पूरा इंटरव्यू रहा है उसमें सारे क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं और जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने अलग से आपके लिए लिए हैं। तो थैंक यू गुंजन भैया। विशाल, बहुत बहुत मैं एक पर्सनल मैसेज आप लोगों को देना चाहूँगा। मैं बहुत सारे स्टूडेंट से बातें करते रहता हूँ। बेसिकली दिस इज़ माय हॉबी। क्योंकि जब मैं स्टूडेंट था तो उस समय मैंने फील किया था कि मुझे गाइड करने वाले बहुत कम लोग थे। बहुत कम मीन्स एटलीस्ट आई कैन नॉट रिकॉल मोर देन 1 or 2 people, कैन नॉट। नाउ I want to share this story, my experience with all aspirants. What I want to say you that please go for your 100% focused motivation, and no one in the world can stop you achieving your dream job. So give your 100%, success will be yours. Thank you. थैंक यू सो मच गुंजन भैया अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी लोगों के काफ़ी सारे जो कमेंट्स होते हैं, क्वेरीज होते हैं, वो रिजॉल्व हो गए होंगे एसओ इन एमईए को लेके। एसओ इन एमईए अगर किसी का ड्रीम पोस्ट है तो ये डिज़र्व करता है ड्रीम पोस्ट होना, ठीक है। और वैसे तो काफ़ी चीज़ें हैं और भी छोटी छोटी बातें जो उतना डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। नॉट एवरीथिंग कैन बी डिस्कस्ड इन ओपन। बिल्कुल। और अगर आपका किसी के मुंह से आप सुन रहे हैं कि उसका ड्रीम पोस्ट ये है, तो किसी को आप ये मत समझिए कि ITI होना चाहिए और ASO एमईए क्यों है। all jobs are equivalent as long as you are getting posting in India. सही बात। All jobs are equivalent. Absolutely. But somehow MEA have some distinct place when you are working in abroad, and that's nothing peculiar to work in MEA, or nothing I will say unique to work in ASO MEA, except this portion, and that is why the cutoff marks for MEA is ASO is always higher. Not supposed to be. Absolutely. तो दोस्तों ख़त्म करते हैं इस इंटरव्यू को। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस सेशन से हेल्प मिला होगा। और स्टिल आपके कोई क्वेरीज वगैरह अगर रह गए हों, ऐसे तो रहना नहीं चाहिए, सब कुछ हमने कवर किया है, प्रमोशन से लेके प्रिपरेशन से लेके। कमेंट बॉक्स में डाल दें। बिल्कुल। और भैया से आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ लिंक मिल जाएंगे फेसबुक वगैरह के, कोई पर्सनल क्वेरी आपका होगा तो। और खासतौर से अभी बहुत सारे लोग ज्वाइन करने वाले हैं एमईए, जिनका रिजल्ट आया 2018 सीजीएल में, तो उनके भी अगर कुछ कुछ क्वेरीज होंगे तो क्वेरीज हैं तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में। विशाल विल ट्राई टू गिव दैट आंसर एज अर्ली एज पॉसिबल, और आई विल पर्सनली गाइड यू। भैया बहुत हेल्पफुल हैं, आपको समझ में आ ही गया होगा, और आपकी हेल्प ये करेंगे अगर कोई आपको दिक्कत हो रही है तो। और मैं भी कमेंट सेक्शन का तो रिप्लाई करूंगा ही, जो भी मेरे पास नॉलेज भैया के थ्रू से आई है तो थैंक यू आप सबका इस सेशन को देखने के लिए, एंजॉय करने के लिए। तो बहुत ही जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।